कुछ हफ्तों पहले मैंने एक सीरीज शुरू करी जिसके पहले वीडियो में मैंने पंजाब की बात की थी। इस सीरीज का नाम है प्रॉब्लम विद। इसमें एक स्टेट की बात की जाएगी जिसके साथ कई सारी समस्याएं हैं, मगर उस पर पॉलिटिक्स की वजह से बात नहीं की जाती है। आप लोगों ने कहा इसे कंटिन्यू किया जाए, तो जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो जिस मेजर स्टेट में हो रहे हैं उन्हीं सारे स्टेट्स की अभी बात की जाएगी। आज के वीडियो में बात है उत्तराखंड की। यहाँ पर भी चुनाव आ रहे हैं, खूब पॉलिटिक्स की बातें चल रही हैं। इस बार कांग्रेस जीतेगी या आम आदमी पार्टी के चांसेस हैं, या बीजेपी अपने बार बार सीएम चेंज करके अपने चांसेस लगभग खत्म कर चुकी है। मगर इन सब की वजह से जो लोगों के साथ एक्चुअल प्रॉब्लम है स्टेट के अंदर, वो डिस्कशन होने से पीछे छूट जाते हैं। तो आइए, हम किस लिए बैठे हैं, इन्हीं सब पर बात की जाएगी। सबसे पहली प्रॉब्लम है डाइंग एग्रीकल्चर। ग्रोथ रेट देखिए एग्रीकल्चर की 2010 से 15 के बीच में मात्र 4% थी, और इससे बिल्कुल सटा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश, वो भी पहाड़ी इलाका है, और वहां पर ग्रोथ रेट देखिए 9%। कारण यह है कि वहां पर हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, और उत्तराखंड में वो काम नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड से पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को भी खूब बढ़ावा दिया जाएगा, मगर वायदे तक ही सिमट कर रह गए, क्योंकि असल ग्राउंड पर उसकी रियलिटी कुछ और बताती है। दूसरी बात है टूरिज्म पर ओवर डिपेंडेंस। अरे भैया, पूरे राज्य की आधी जीडीपी तो टूरिज्म से ही आती है, और पैंडेमिक ने टूरिज्म खत्म कर दिया। 1000 करोड़ रुपए का सीधा फटका लगा पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म को। और इसके अलावा 60,000 से ज़्यादा बाकी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर एक छोटे टाइम के लिए टेम्परेरी सस्पेंड हो गई, जिसकी वजह से इसकी जीडीपी पर एक गहरा आघात हुआ है, जिससे अभी भी ये स्टेट पूरी तरह से उबर नहीं पाया है। बात जीडीपी की चली है तो इकोनॉमी देखिए कितनी बुरी तरह से राज्य की इकोनॉमी सफर कर रही है। साल 2000 में इसे नया स्टेट बनाया गया था, कहा गया था कि अब यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा होगा, छोटा राज्य है। 21 साल हो चुके हैं, अभी तक यहाँ के लोग उस चीज का वेट ही कर रहे हैं। पहाड़ों में एक कहावत फेमस है, कहते हैं यहाँ का पानी और यहाँ के युवा कभी यहाँ पर नहीं टिकते। ये बात उत्तराखंड के लिए भी सच है। साल 2000 से 32 लाख लोग यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं, और उसका कारण बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, हर एक चीज की सुविधा बहुत ही बुरी कंडीशन में है। हेल्थ केयर का एक एग्जांपल देता हूं, पर 1 लाख लोगों में मात्र 86 बेड अवेलेबल हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरे राज्य की हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर किस हालत में होगा। और इसके अलावा साल 2016 में अगर देखें तो पर कैपिटा जीडीपी के मामले में पूरे देश में ये स्टेट 6वें नंबर पर आता था। और इसके बाद ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इन्होंने ऐसी गलतियां करी कि साल 2018 में यहाँ पर 1700 घोस्ट विलेजेस हैं। घोस्ट विलेजेस का मतलब वो होता है कि जिस विलेज में या तो एक भी इंसान ना रहता हो या फिर 100 से कम लोग रहते हो, क्योंकि वो छोड़ कर पलायन करके अपनी जगह को कहीं और जाकर बसने को मजबूर हो गए। और अगर आप इंडस्ट्रियल सिचुएशन को देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं प्रेजेंट करती। हैवी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 327 हैं, और एमएसएमईज यहाँ पर हैं 64,000, और ये दोनों मिलकर टोटल सिर्फ 4.5 लाख लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। पूरे राज्य की जनसंख्या 1.3 करोड़ लोगों की है। अब आप मिला लीजिए एम्प्लॉयमेंट के फिगर और लोगों की जनसंख्या, और आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, या फिर लोग अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर आप उत्तराखंड से वीडियो देख रहे हो तो आप ये बात मानोगे कि राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है, और अब राज्य में ही क्यों, पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है जब से पैंडेमिक ने हमें हिट करा। और एक और प्रॉब्लम है, लोग स्किल के बेसिस पर जॉब देने की बजाय डिग्री का पन्ना मांगते हैं कि वो लेकर आओ तभी पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। अब देखिए, मैं अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को मैजिकली सॉल्व तो नहीं कर सकता, बट आपको अपने सेगमेंट स्पॉन्सर री-लेवल से मिलवा सकता हूं। ये आपकी समस्या कुछ हद तक हल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपकी स्किल के बेसिस पर जॉब मिले, ना कि किसी रैंडम डिग्री के बेसिस पर। तो यहाँ पर एक टेस्ट होता है, आप अपनी स्किल के जरिए उसमें पार्टिसिपेट करके स्कोर ले आएं, और उसके बाद फिर आपको टॉप स्टार्टअप्स में अप्लाई करने का मौका मिलता है। और उसके बाद ये कहते हैं 15 दिन में आपकी नौकरी भी लग सकती है, और इंटरव्यू के लिए भी ये खुद ही प्रिपेयर कराते हैं आपको। अगर ये नॉन टेक जॉब है तो आपको मिनिमम 4 लाख पर एनम की सैलरी, और अगर टेक जॉब है तो मिनिमम 6 लाख पर एनम की सैलरी मिलती है, और ये मिनिमम है, मैक्सिमम 15 लाख तक जाती है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और री-लेवल के जरिए अपने करियर को अपग्रेड करते हैं तो आपको 50% तक का हाइक मिलता है। अब यहाँ पर 2 नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट। और अगर आपको टेस्ट में अपना स्कोर पसंद नहीं आया तो आप 30 दिन में दोबारा ये टेस्ट दे सकते हैं, और इसमें कोई एज लिमिट वाला भी चक्कर नहीं है। और आपको बेस्ट बात बताऊं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता, और री-लेवल के जरिए किसकी नौकरी लग रही है किसकी नहीं ये चेक करना है तो री-लेवल अचीवर्स का ट्विटर पेज है, वहां पर जाकर चेक करो, और इनके लिंक को डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना, क्या पता अगली फोटो री-लेवल अचीवर्स के पेज पर आपकी लगी हुई मिले। आप ये सब करो, और हम लौटते हैं अपने वीडियो
गलियों में वापस। अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो बाकी राज्यों में भी है, मगर उत्तराखंड के साथ एक यूनिक चैलेंज है नेचुरल डिजास्टर्स का, और ये एरिया काफी इकोलॉजिकली सेंसिटिव भी है। आप देखिए केदारनाथ 2013 में कितनी बड़ी फ्लड आई थी, 5,500 लोगों की डेथ हुई। अभी 2021 में धौलीगंगा में फ्लड आई थी, उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया, और लैंडस्लाइड और फॉरेस्ट फायर के वीडियोस वायरल होते हुए तो आपने देखे होंगे। 5,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है पिछले 18 सालों में सिर्फ लैंडस्लाइड्स के चलते, और 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया बर्बाद हो चुका है फॉरेस्ट फायर्स के चलते साल 2000 से। और इसके अलावा गंगा जी यहाँ पर निकलती हैं, 2,500 किलोमीटर लंबी ये नदी बहुत पूजनीय मानी जाती है, मगर उसके साथ साथ आयरनी ये है कि इसी में लोग अपना कचरा भी बहाते हैं। गंगा जी की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को धूमधाम से लॉन्च करा गया था, उसमें फंडिंग भी बढ़ाई गई, मगर वो प्रोजेक्ट जिनको दिया गया था वो कस्टडी बार बार चेंज होती रहती है, और उसके नतीजे जो हैं वो पूरी तरह से निकल कर नहीं आते हैं। अभी लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से नदियाँ साफ हुई थी, गंगा जी, यमुना जी, मगर फिर से वापस वहाँ पर कचरा दिखाई देने लगा है, और लगता है कि हम बैक टू स्क्वायर वन पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात गंगा जी की चलिए तो वाटर क्राइसिस देखिए राज्य में, कहते हैं 50% लोगों के पास एडिक्वेट वाटर पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। यूएनडीपी 2018 की रिपोर्ट इसे एक्यूट वाटर क्राइसिस की लिस्ट में रखती है। कहते हैं यहाँ पर वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी है, और यहाँ पर जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं नेचुरल, वो लगातार सूखते जा रहे हैं। और यहाँ पर चूँकि टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, तो वैसे रेगुलर में 40 लीटर पर कैपिटा का वाटर कंजम्पशन होता है, बट टूरिस्ट के सीज़न में 70 लीटर पर कैपिटा का ये कंजम्पशन बढ़ जाता है। आयरनी की बात देखिए कि यहाँ पर खुद एक टिहरी डैम है जिससे बाकी राज्यों में पानी पहुँचता है, मगर इस राज्य में अपने पास पीने के लिए पानी की कमी, चिराग तले अंधेरे वाली सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा इस राज्य का पड़ोसी भी बड़ा खतरनाक है, चीन बैठा है पड़ोस में। कहते हैं यहाँ पर एक बाराहोटी विलेज है, जिस विलेज के चलते 1954 में एक बड़ा डिस्प्यूट हुआ था। इसके अलावा साल 2020 में भी चाइना कहते हैं यहाँ पर घुस आया था, कुछ ब्रिजेस वगैरह भी डिस्ट्रॉय हुए थे, और अब सरकार ने यहाँ पर 100 विलेजेस बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें लोगों को बसाकर वो चीन के थ्रेट से निपटने की कोशिश करेंगे और बॉर्डर एरिया में अपना थोड़ा सा क्लेम भी मजबूत करेंगे। इसके अलावा 4 धाम परियोजना, जिसमें रोड की विड्थ के ऊपर बड़े सवाल उठे थे, क्योंकि ये काफ़ी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, काफ़ी पेड़ काटे गए थे, उसको लेकर भी सरकार को एक क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ा कि चीन से लेकर जो हमें थ्रेट है उसके लिए आर्म्स एंड एमिनेशन अगर हमें सप्लाई करना है तो रोड की विड्थ हमें इतनी रखनी पड़ेगी। तो एक तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए क्योंकि डेवलपमेंट करना है, मगर उससे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को नुकसान पहुंच रहा है। और अगर हम ये चीज देखते हैं तो उधर चाइना का थ्रेट भी हमारे ऊपर बैठा हुआ है, दूसरे राज्य में पानी की कमी है, और उसके अलावा लोग छोड़ कर जा रहे हैं, घोस्ट विलेजेस बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से इस राज्य पे समस्याएं ही समस्या बनी हुई है, और इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल विल और विजन, और इन दोनों ही चीजों में राज्य पूरी तरह से मात खा चुका है। आपको बताता हूं कैसे। ये राज्य साल 2000 में बना था, पिछले 21 सालों में यहां पर 11 चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं। हिमाचल में कंपेयर करिए, 50 साल में सिर्फ 6 चीफ मिनिस्टर्स थे। अकेले ऐसे एनडी तिवारी सीएम है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करा, बाकी कोई चीफ मिनिस्टर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही ले लीजिए, 70 में से 57 सीटें जीत कर आए थे, मगर उसके बावजूद भी वो 4 साल में 10 दिन कम रहते रहते रिजाइन करके चले गए, और वो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे इस राज्य के लिए। तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बीच में राज्य में कैसे कोई विजन आएगा, कैसे कोई एक तरह से डेवलपमेंट का पाथ तैयार होगा। और उसके बाद इस राज्य के पास जो पावर है एमपी चुनने की वो भी कम है। टोटल यहाँ पर 5 एमपी आते हैं लोकसभा में। तो सेंट्रल के इलेक्शन के समय भी इस राज्य पर उतना ध्यान या उतना जोर या उतना फोकस पार्टियों का नहीं रहता है, और ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल विल और विजन नहीं होगा, एक स्टेबल सरकार नहीं होगी, एटलीस्ट 5 साल का कार्यकाल भी सरकारें नहीं पूरा करेंगी, तो पूरे के पूरे समय सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति पर ही बात होती रहेगी। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इन समस्याओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करें, नेताओं को बोलें कि भैया इनको कैसे सॉल्व करोगे। मगर इन सब चीज़ों से हटकर बस यही पॉलिटिकल चटकारे चलते रहते हैं कि इस नेता ने ये बयान दे दिया, उस नेता ने ये बयान दे दिया, इनके चांसेस जीतने के ज़्यादा लग रहे हैं, या उनकी सरकार कैसे पलट रही है। इसी में आप भी फंसे रहते हैं। ऐसे में अपना काम बड़ा जरूरी हो जाता है कि भाई लोगों का ध्यान इन सब पॉलिटिकल चटकारों से हटाकर थोड़ा जरूरी मुद्दों की तरफ लेकर आए। तो आप भी इस वीडियो को जरा आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर ऐसे वीडियो और पसंद आते हैं तो कमेंट करके बताना अगला कौन सा स्टेट देखा जाए। और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो एक बार री लेवल को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, थोड़ा प्यार उन्हें दिखाना हमारी तरफ से भी। और बाकी मैं इसी तरह के एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।